हेलो। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चंदन और पीसीएम टुडे चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना से लड़िए, कोरोना के मरीजों से नहीं। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक टॉपिक, डायरेक्शन रेशियो, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों को लेक्चर नंबर 11th में पहुंच चुका होगा, और नहीं भी पहुंचा होगा तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 11 को देखिए, ताकि डायरेक्शन रेशियो जो है पूरा 3D में यूज होगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में और प्लेन के इक्वेशन लिखने में डायरेक्शन रेशियो हर जगह यूज होगा। तो उस लेक्चर को देखिए, और नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन रेशियो पर बेस्ड थ्योरम्स के बारे में। तो आइए देखते हैं पहला थ्योरम क्या बोल रहा है कि इफ आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर a by under root of a square plus b square plus c square, b by under root a square plus b square plus c square, and c by under root of a square plus b square plus c square. And also we have to prove that direction ratios of r जो है वो क्या r proportional to a b and c, ये चीज हम लोगों को प्रूव करना है। तो बिना टाइम गवाए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज किए हैं कि डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स मेड बाय वेक्टर आर, एक वेक्टर आर जो है वो अल्फा बीटा और गामा एंगल के साथ किसके साथ बना रहा है, ओ एक्स ओ आई और ओ जेड के साथ रिस्पेक्टिवली बना रहा है। और क्या सपोज कर लेते हैं कि एल एम एंड एन आर क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। हम लोग सपोज कर लेते हैं डायरेक्शन क्या है, कोसाइन से। ये चीज हम लोग सपोज कर लिए हैं। तो आर का वैल्यू तो दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं। देखो अभी मैं बताया कि कॉस अल्फा क्या जानते हैं हम लोग, एल इज इक्वल टू क्या होता है, एल इज इक्वल टू होता है कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा इज इक्वल टू हम लोग कहां से लिख सकते हैं, 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माने मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये चीज होता है। और यदि यहां से लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी। तो ये जो हो रहा है हम लोग का अल्फा जो एंगल बन रहा है, अल्फा का बात कर रहे हैं, वो किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, मतलब आई के साथ, आई यूनिट वेक्टर के साथ कौन बना रहा है, और आर बना रहा है। तो आर और आई का बात होगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर वेक्टर, इसी तरह से आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ आर वेक्टर इनटू मोड ऑफ आई वेक्टर, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। अब आर का वैल्यू यहां से पुट करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप। और ये डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, ये आई के साथ डॉट प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय मोड ऑफ आर। मोड ऑफ आर कितना होगा, यदि कोई वेक्टर ये आई प्लस बीजे प्लस सी के दिया होता था तो मैं पहले से ही बता चुका हूं कि इसका यदि मोड निकालेंगे, इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वैसा ही हम लोग लिख देते हैं डायरेक्टली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और क्या, ये आई है, आई मतलब यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये 1 होता है। तो 1 लिख सकते हैं या तो नहीं भी लिख सकते हैं। अब मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका आप लोगों को शायद पता होगा। तो क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट यदि सेम के साथ होगा, मतलब आई को आई के साथ, तो उसका मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, अदरवाइज 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि आई और आई जो होगा एक ही लाइन पर होगा, मतलब थीटा का वैल्यू 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आ रहा है, cos थीटा, तो cos 0 मतलब 1 होगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली क्या होगा, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होगा, और ये बचा हुआ है तो ये क्या बच जाएगा, ए बचेगा केवल। उसके बाद देखो ये बी बीजे डॉट आई, तो आई और जे के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो यहाँ cos 90 डिग्री यदि पुट करेंगे तो ये होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से आई और के को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए इधर जो 0 आ रहा है उस पार्ट को हम लोग नहीं लिखते हुए डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं, केवल ये चीज बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू निकल गया, ये एल का वैल्यू निकला।
मतलब डायरेक्शन कोसाइन एल का वैल्यू, सिमिलरली यहां से हम लोग डायरेक्ट अब लिखेंगे सिमिलरली। इसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू बी, डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं, एक बार और लिख देते हैं, आर वेक्टर डॉट आई नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि m इज इक्वल टू कॉस बीटा होता है, और बीटा किसके साथ एंगल बना रहा है, वो y के साथ, वो y मतलब j के साथ, इसलिए डॉट j करेंगे, और मोड ऑफ आर वेक्टर इंटू मोड ऑफ जे वेक्टर, यहाँ भी 1 होगा, यही भी वही होगा, तो यहाँ केवल क्या बच जाएगा, b बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस गामा इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, c बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एल एम और एन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो इफ आर जो एक वेक्टर दिया हुआ है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, सभी वेक्टर के लिए एक कोफिशिएंट जो होगा उसी के नीचे हम लोग उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो हम लोगों का डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू पता चल जाएगा। अब हम एक पहले ही बता चुका हूं, और सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन जब बता रहा था तो बता रहा था कि यदि डायरेक्शन रेशियो जो दिया हुआ है, तो डायरेक्शन रेशियो से यदि डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं तो ये बी और सी जो होगा उसी डायरेक्शन रेशियो का प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये चीज जब दिया हुआ है, देयरफॉर हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि ए बी एंड सी आर प्रोपोर्शनल टू, सॉरी हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो, अब यहाँ क्या निकला है, डायरेक्शन कोसाइन निकला है। तो डायरेक्शन कोसाइन यदि निकल जाता है तो उसका ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का प्रोपोर्शनल होगा। दैट मींस मतलब जो आर वेक्टर दिया हुआ है इसका जो कोफिशिएंट है वही डायरेक्शन रेशियो का क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ रेशियोज ऑफ वेक्टर आर वेक्टर क्या है, ये आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप आर प्रोपोर्शनल टू ए बी एंड सी। क्यों होगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन जो है उसी से आया है, कहां से, इसी कोफिशिएंट से आया है, तो ये जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यही वाला जो होगा ए बी सी और जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये थ्योरम नंबर 1 आया। अब जो नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 होने वाला है वो दो लाइन सेगमेंट के बारे में होने वाला है, वो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब देखने वाले हैं हम लोग थ्योरम नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, सपोज करो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है, Q है, तो क्या होगा कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा P और Q को ज्वाइनिंग करने वाला लाइन, इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या तो प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज हम लोगों को प्रूव करना है। तो सपोज करो ये क्या है, पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1 एंड क्या दिया हुआ है z1, और Q जो पॉइंट है उसको लिखा हुआ है x2, y2 एंड z2, ये दिया हुआ है। ये P और Q का वैल्यू दिया हुआ है। ये स्ट्रेट लाइन थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए। ये हो गया P और ये हो गया Q, हो गया हम लोगों का। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यदि हम लोग पोजीशन वेक्टर को यदि लिखना चाहेंगे तो हम लोग PQ को क्या लिखते हैं, PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP वेक्टर, ये चीज लिखते हैं। तो OQ मतलब क्या है, ये x2 जो x2, y2 और z2 दिया हुआ है वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दिया हुआ है, वो पोजीशन वेक्टर के रूप में दिया हुआ है। तो OQ का मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, ये हम लोग क्या लिखेंगे x2 OP मतलब क्या है, ये वाला ये P, तो x2 और x1 एक साथ में होगा तो OP माइनस x2 माइनस x1, ये हो गया मेरा। उसके बाद क्या होगा, x वाला टर्म खत्म हो गया, अब क्या होगा प्लस, अब y वाला बात होगा तो क्या होगा y2 माइनस y1 होगा। नेक्स्ट जो होने वाला है क्या होगा, ये हम लोगों का होगा z2 माइनस z1, ये चीज होगा। अब इसको यदि हम लोग वेक्टर के रूप में लिखना चाहेंगे, ये तो पॉइंट नहीं है, ये वेक्टर के रूप में लिखना चाहेंगे
तो ये क्या है, एक्स वाई और जेड है, तो ये आई और जे और के रूप में दिखाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसमें आई लगाएंगे, इसमें हम लोग आई कैप लगाएंगे, और इसमें जे कैप लगाएंगे, और इसमें के कैप लगाएंगे। ये किसका वैल्यू निकल गया, ये पी क्यू वेक्टर का वैल्यू निकला, ओ क्यू माइनस ओपी वेक्टर से। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखने वाला है, यदि हम लोग मोड ऑफ पी क्यू निकालेंगे तो मोड ऑफ पी क्यू क्या होगा, यहां से हम लोग मोड ऑफ पी क्यू यदि लिखना चाहें तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, इसी का क्या होगा होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1, इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, यदि डायरेक्शन कोसाइन लिखते हैं या तो डायरेक्शन रेशियो, क्या लिखने वाले हम लोग, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो यदि लिखते हैं तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, अभी मैं बताया था कि ये आई प्लस बी जे प्लस सी के, सपोज करो ये है, ये बी है और ये सी है। यदि वैसा कुछ होता था तो डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखते थे, ये वाला चीज डिवाइडेड बाय मोड ऑफ दैट वेक्टर, ये मोड है, ये वाला चीज मतलब कोफिशिएंट ऑफ आई डिवाइडेड बाय मोड ऑफ दैट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज यदि लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय pq का मोड, और क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय pq का मोड, और लिख सकते हैं z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय pq का मोड, हम लोग लिख सकते हैं pq का मोड। ये चीज हो गया। तो इससे क्या पता चला, अभी मैं पहले ही बताया, जब ऐसा कुछ है, ए बाय मोड ऑफ दैट, बी बाय मोड ऑफ दैट और सी बाय मोड ऑफ एनी वेक्टर, यदि ये नीचे वाला सेम है तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा, डायरेक्शन रेशियो जो होगा हम लोगों का वो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो जो होगा, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज, रेशियो जो होगा वो किसका प्रोपोर्शनल होगा, इसी का प्रोपोर्शनल होगा। ये सपोज करो ये है ये है बी और ये है सी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू क्या क्या, किसके किसके प्रोपोर्शनल होगा, x2 माइनस x1 का प्रोपोर्शनल, y2 माइनस y1 का प्रोपोर्शनल एंड z2 माइनस z1 का प्रोपोर्शनल। यही बोल रहा है कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p एंड q आर प्रोपोर्शनल टू x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। यही चीज हम लोगों को यहां से प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी से बेसिस थ्योरम, एक सिंपल थ्योरम है, उसके बारे में आइए देखते हैं। तो ये नेक्स्ट थ्योरम जो है, थर्ड नंबर थ्योरम, ये क्या बोलना चाह रहा है कि टू पैरेलल वेक्टर्स हैव प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज। सपोज करते हैं कि एक वेक्टर ए है, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। हम लोग सपोज कर लिए हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है मतलब कोलिनियर है, कोलिनियर का केस आ गया पैरेलल में। तो अब हम लोग पैरेलल के लिए क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हैं हम लोग, a, या तो a इज इक्वल टू b लैम्डा टाइम्स ऑफ b। लैम्डा जो क्या होता है वो स्केलर कांस्टेंट होता है। ये चीज हम लोग कब जानते हैं, जब कोलिनियर का केस होता है तब जानते हैं। अब देखो सपोज करते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। ये हम लोग सपोज कर लिए, लेट इसको भी हम लोग लेट कर लिए, इसे हम लोग मान लिए हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, ए का वैल्यू यहां हम लोग पुट कर रहे हैं, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ, डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं तो a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब यदि हम लोग सबको एक साथ अलग अलग लैम्डा को अलग अलग करते हैं यदि हम लोग यहाँ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू लैम्डा a1i प्लस लैम्डा a2j प्लस लैम्डा a3k। ये चीज हम लोग यहां से लिख सकते हैं। तो लैम्डा ये वाला चीज जब निकल गया हम लोगों का b का, तो अब देखो अभी जो यहां वेक्टर था ये इज इक्वल टू ए का वेक्टर जो था इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका यदि हम लोग डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे तो क्या आएगा, a1 a2 और a3। ये किसका
किसका डायरेक्शन रेशियो आया, वेक्टर ए का। अब हम लोग वेक्टर बी का यदि डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं तो डायरेक्शन रेशियो इसका यदि हम लोग लिखते हैं, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो किसका, ऑफ वेक्टर ए, ये पता चल गया। अब यदि यहां से हम लोग लिखेंगे कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर बी, ये क्या होगा, लैम्बडा इंटू A1, क्या होगा, लैम्बडा इंटू A1 प्लस, और प्लस नहीं सॉरी, और क्या होगा, लैम्बडा इंटू A2, लैम्बडा इंटू A2 और लैम्बडा इंटू A3। ये आ गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी और वेक्टर ए के डायरेक्शन रेशियो में क्या अंतर आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, वो आप लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, हर वेक्टर A1, A2 और A3 जो ये कोफिशिएंट है उसमें क्या हो रहा है, हर चीज में क्या हो रहा है, हर तीनों A1 और A2 और A3 में लैम्बडा से मल्टीप्लाई हो रहा है। लैम्बडा से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब यहाँ जितना से भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो हर तीनों में हो रहा है। सपोज करो ये 2, 3 और 6 है, ये कितना है, 2, 3 और 4 है, सपोज करो 4 है, ये A1 और A2 और A3 का वैल्यू है। और यहाँ सपोज करो यहाँ लैम्बडा का वैल्यू ले हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लैम्बडा इज इक्वल टू 2 है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ, और A1 का वैल्यू तो है ही, तब यहाँ क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो 2, यहाँ तो लैम्बडा A1 का वैल्यू 2 आ गया और लैम्बडा का वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से फिर 2 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आप लोग ये वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो है इसका डबल है, मतलब डबल है मतलब वो प्रोपोर्शनल है, यही ना, प्रोपोर्शनल का मतलब ही क्या होता है, हम लोग कोई भी फिजिक्स या तो केमिस्ट्री में देखते हैं, यदि ये प्रोपोर्शनल टू बी होता है तो ये इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी होता है, मतलब यहाँ कुछ यूनिट मल्टीप्लाई हो रहा है या तो डिवाइड होगा, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो ये और बी आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो उसी तरह से ये इसका डबल है, ये जो है इसका क्या है, हाफ है, या तो ये इसका डबल है, तो क्या हो रहा है, के टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब क्या, दो यदि पैरेलल वेक्टर है तो दोनों पैरेलल वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। यहां से हम लोगों का पता चल गया, हेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस पैरेलल वेक्टर्स हैव प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियो। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम को। तो ये थ्योरम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम हर क्वेश्चन में यूज हो सकता है, तो हर क्वेश्चन नहीं मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में यूज होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इफ अ वेक्टर R हैज डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू A, B एंड C, बोल दिया है यहाँ कि डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शनल है, A, B और C के प्रोपोर्शनल है। यदि A, B से यदि एक वेक्टर दिया हुआ रहता था तो A बाय अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लिखते थे, इसका मतलब क्या होता था कि A, B, C जो है वो डायरेक्शन रेशियो का प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ खास बोल दिया है कि प्रोपोर्शनल है तो वो चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या होगा, देन वेक्टर R इज इक्वल टू मोड ऑफ R बाय अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर AI प्लस BJ प्लस CK, ये चीज हम लोग को प्रूव करना है। तो यदि प्रोपोर्शनल दिया हुआ नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, A बाय अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लिखते थे, ऐसा ही ना लिखते थे। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग लिखेंगे L इज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो से कैसे लिखते थे, ये डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो क्या है, A, B एंड C, तो इससे डायरेक्शन कोसाइन जब लिखते थे हम लोग क्या लिखते थे, डायरेक्शन कोसाइन L का वैल्यू, तो यहाँ से क्या आता था L बाय अंडर रूट ऑफ A बाय अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये हम लोग का L का वैल्यू निकला, किसका वैल्यू, L का वैल्यू। ये डायरेक्शन रेशियो से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन जब निकाल दिए हैं तो ये क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो का प्रोपोर्शनल होगा। उसी तरह से M क्या होगा, B बाय अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N इज इक्वल टू क्या होगा, C बाय अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये हम लोगों का वैल्यू निकल गया, L, M एंड N का वैल्यू।
अब हम लोग जो जानते थे वो क्या जानते थे, इसमें से एक थ्योरम में बताया था डायरेक्शन कोसाइन में, r इज इक्वल टू मोड ऑफ r इंटू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये फॉर्मूला में बताया था ये थ्योरम में। तो यहां से हम लोग r वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं मोड ऑफ r इंटू एल का वैल्यू क्या, ये चीज लिख सकते हैं a बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई प्लस b बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस c बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप, ये यहां से लिख सकते हैं। यदि यहां से क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट को कॉमन ले लेंगे यदि हम लोग, तो हम लोग यहां से r इज इक्वल टू लिख सकते हैं मोड ऑफ r डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा जो वो बचेगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप। और यही चीज हम लोगों को क्या था, प्रूफ करना था। तो ये चीज हम लोगों को प्रूफ हो गया। मतलब यदि डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है a बाय बी के रूप में, सपोज करो ये x दिया हुआ है और a बाय x है, तो ये होगा, फिर m का जो वैल्यू है ये b जो होगा ये c होगा, वो डायरेक्शन रेशियो का प्रोपोर्शनल होगा। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं डायरेक्शन रेशियो या तो डायरेक्शन कोसाइन से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे है और कैसे उसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है डायरेक्शन रेशियो या तो डायरेक्शन कोसाइन पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल्स एट विच वेक्टर 2i - j + 2k इंक्लाइन टू ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है उसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। मतलब क्या, वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसको यदि हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले क्या जानते हैं हम लोग कि डायरेक्शन, यदि कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसका डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये सब जो दिए हुए हैं उसके कोफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सपोज करो ये वेक्टर दिया हुआ है, ये जिसका नाम क्या दिया हुआ है 2i - j + 2k वेक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ये क्या होगा 2 - 1 और फिर से 2 होगा, -1 होगा और 2 होगा। जब ये चीज हम लोगों को डायरेक्शन रेशियो पता चल गया तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं। L इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे हम लोग, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसका मतलब 2 बाय कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 8 और 8 1 9, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3। ये किसका वैल्यू निकला, L का वैल्यू निकल गया। और यहां से फिर m का यदि वैल्यू निकालेंगे तो फिर से -1/3 होगा। क्यों होगा, ये डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। अब इसका वैल्यू तो हमेशा सेम होगा, नीचे वाला तो 3 ही होगा और ऊपर वाला -1 होगा। और n का वैल्यू जब होगा तो फिर से कितना होगा 2/3 होगा। अब हम लोग जानते हैं कि L इज इक्वल टू क्या होता है cos अल्फा। तो cos अल्फा इज इक्वल टू हम लोग जान गए L का वैल्यू कितना है 2/3। तो अल्फा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos अल्फा इज इक्वल टू L है, तो L का वैल्यू कितना 2/3। तो अल्फा इज इक्वल टू जो होगा cos इनवर्स ऑफ 2/3 होगा। ये किसका वैल्यू निकल गया, अल्फा का। सिमिलरली यदि हम लोग लिखेंगे कि m इज इक्वल टू cos बीटा, और cos बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अभी m इज इक्वल टू कितना निकाले हैं -1/3। तो बीटा इज इक्वल टू फिर से क्या होगा cos इनवर्स ऑफ -1/3। और गामा इज इक्वल टू फिर से यदि n लिखेंगे हम लोग, n इज इक्वल टू क्या होता है cos गामा। तो cos गामा इज इक्वल टू कितना होगा 2/3 होगा। अब 2/3 तो गामा इज इक्वल टू फिर से कितना होगा cos इनवर्स ऑफ 2/3 होगा। ये हम लोगों का निकल गया अल्फा बीटा एंड गामा का वैल्यू। तो ये क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आइए एक और सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बेसिस पर है। तो आइए देखते हैं उसको।
तो ये क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा दिखने में लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि अ वेक्टर r हैज लेंथ इज इक्वल टू 21 यूनिट्स, ये कितना है 21 है। इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू 2, -3 एंड 6। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर r, मतलब वेक्टर r को फाइंड आउट करना है। गिवन दैट r मेक्स एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, मतलब अल्फा का वैल्यू जो होगा, अल्फा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री से कम होगा। अल्फा का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। ये एक्यूट एंगल का मतलब हुआ। इसका मतलब ये वाला जो कॉस अल्फा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि केवल किसके बारे में बोल रहा है, एक्यूट एंगल विथ एक्स एक्सिस, ओनली एक्स एक्सिस के बारे में। तो एक्स एक्सिस मतलब अल्फा का बात हो रहा है, तो अल्फा कितना होगा 90 डिग्री, कहां से कहां तक, 0 से 90 डिग्री के बीच होगा अल्फा का वैल्यू। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि मोड ऑफ आर, मोड ऑफ आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये 21 दिया हुआ है। देख लो यहाँ दिया हुआ है कि लेंथ इज इक्वल टू 21। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जब हम लोग फाइंड करते थे उसी को बोलते थे मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिया हुआ है 21, और डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है। सिंस डायरेक्शन रेशियोज क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियोज इज आर प्रोपोर्शनल टू कितना है 2, -3 एंड 6। यदि हम लोग पहले क्लास डायरेक्शन कोसाइंस का बात, यदि पहला लेक्चर नंबर 9 का बात करेंगे, यदि लेक्चर नंबर 8 या 9 का बात करेंगे तो उसमें हम डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड आउट करने का तरीका बताए थे। उसमें हम लोग लिखते थे L इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ a बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये एक्चुअल था, ये क्या था, एक्चुअल। अभी हम लोग क्या ले लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये प्लस माइनस को नहीं लेते, ये एक्चुअल वैल्यू था। ये क्यों ले रहे हैं अभी मैं बताने वाला हूं। तो m इज इक्वल टू फिर से क्या था, प्लस माइनस ऑफ b बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिमिलरली n इज इक्वल टू क्या हुआ था प्लस माइनस ऑफ c बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हम लोगों को m, l, m और n का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका था। तो अब यहां से क्या बोल रहा है कि अल्फा जो है, अल्फा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और m को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कॉस बीटा और कॉस गामा। तो ये बोल रहा है कि एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है मतलब अल्फा क्या होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच का वैल्यू होगा, और 0 से 90 डिग्री बीच का वैल्यू कॉस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये वाला चीज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज ये बोलना चाह रहा है। तो L का जो वैल्यू आएगा मेरा यहां से, ये डायरेक्शन रेशियो से, तो ये क्या लिखेंगे 2 बाय अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस कितना है -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 4 9 कितना आ जाएगा 16, 4 और 9 कितना आ जाएगा 13, 4 और 9 13 और 36 कितना हो जाएगा मेरा 36 एंड 13, ये आ जाएगा 49। 49 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, मतलब 2/7। ये 2/7 L का वैल्यू क्यों आया, L का वैल्यू इसलिए आया, यहाँ माइनस या तो प्लस क्यों नहीं लगाए, क्योंकि प्लस ही क्यों लगाए, क्योंकि ये एंगल का वैल्यू 0 से 90 के बीच है। तो L का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट हो गया। इसी तरह से M का वैल्यू यदि लिखेंगे तो यहाँ तो अपने से B का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, और नीचे में फिर से क्या होगा, वही चीज होगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख रहे हैं M इज इक्वल टू 7। अच्छा, अब ये बताना चाह रहा हूँ ये माइनस होगा कि प्लस होगा। तो यहाँ अपने से दिया हुआ है माइनस, और यहाँ एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ये माइनस दिया हुआ है तो माइनस ही लिख लिए। उसी तरह से ये लास्ट वाला जो है 6 प्लस में दिया हुआ है, तो प्लस है तो प्लस में ही लिखेंगे, क्योंकि उसके बारे में भी जेड एक्सिस के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो n का जो वैल्यू होगा वो होगा क्या 6/7। अब हम लोगों को पता चल गया क्या, डायरेक्शन कोसाइंस L, M और N का वैल्यू पता चल गया। तो यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था। और जो नेक्स्ट हम लोगों को फाइंड आउट करना था वो क्या फाइंड आउट करना था, क्या बोल रहा है कि R वेक्टर का वैल्यू पूछ रहा है। तो R वेक्टर का वैल्यू अभी अभी पिछले
क्वेश्चन में मैं बताया कि आर वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताया था डायरेक्शन कोसाइन में, एक थ्योरम में बताया था, आर इज इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। तो इसमें से अभी एल एम एन का जो वैल्यू आ गया, तो इसमें क्या था, मोड ऑफ आर का वैल्यू अभी कितना देखे थे हम लोग, 21, तो इसका क्या होगा 21 होगा। और एल का वैल्यू अभी क्या देखे थे, 2/7 होगा। और एम का वैल्यू कितना था, बोलो -3, तो -3 बाय कितना होगा 7। और ये क्या आई, यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग आई, और यहाँ क्या लगाएंगे जे, इसको थोड़ा डिस्टेंस देके लिखते हैं, प्लस 6k, यहाँ k लिखना मैं भूल गया था, तो ये क्या हो जाएगा 6/7k। इसको यदि 21 को अंदर ले जाएंगे तो मेरा आ जाएगा 6i माइनस ये 9j, और ये कितना आ जाएगा +18k। ये वेक्टर कंपोनेंट आ गया r का, और यही हम लोगों को फाइंड आउट भी करना था। तो ये हुआ मेरा क्वेश्चन का आंसर। तो यहां तक जो मैं बताया वो डायरेक्शन, स्टार्टिंग वेक्टर के स्टार्टिंग से डायरेक्शन रेशियो तक आप लोगों को पहुंचा दिया। तो नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा होगा वो इसी सब से जितना दूर तक मैं पढ़ाया, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। उसके बाद जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो आप लोगों बताइए कि मैं या फिजिक्स को स्टार्ट करूं, फिजिक्स को कंटिन्यू करूं, या तो वेक्टर या तो क्रॉस प्रोडक्ट, ये स्केलर प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को स्टार्ट करूं। दोनों में से एक को आप चूज कीजिए और कमेंट में बताइए कि वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर को कंटिन्यू करूं या मैं फिजिक्स को पढ़ाऊं, इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ाऊं। सो आप कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए कि क्या स्टार्ट किया जाए। तो उसी को मैं स्टार्ट करूंगा कब, नेक्स्ट लेक्चर होने के बाद, जब एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं करूंगा उसके बाद। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को मैं इसमें सॉल्व करने वाला हूं, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।